भारतीय भूमि महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में इन महान पुरुषों ने जन्म लिया और यहाँ के लोगों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महान पुरुष की बात करेंगे जिनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, या आप इनको कह सकते हैं महामना माननीय मदन मोहन मालवीय। तो आज के इस वीडियो में हम इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करेंगे, इनके शिक्षा दर्शन की बात करेंगे और हम जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और हम मालवीय जी की बात करें तो मालवीय जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक समाज सुधारक थे, एक राजनीतिज्ञ थे और एक दार्शनिक थे। इसके अलावा वह एक कवि थे, एक लेखक थे, कुशल वक्ता थे, एक पत्रकार थे और एक महान शिक्षा शास्त्री थे। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। इसी कारण से तो इनको महामना कहा जाता है। और इसी कारण से 1946 1946 में इनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन इनके इन्हीं योगदानों को ध्यान में रखते हुए 2014 में 2014 में भारत सरकार ने इनको भारत रत्न की उपाधि प्रदान की। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 1861 में उत्तर प्रदेश के जो तीर्थ स्थल है प्रयागराज में हुआ था। इनकी माता का नाम मुना देवी और पिता का नाम क्या था, ब्रजनाथ था। और इनका जो परिवार था मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से आया था। तो मालवा इस क्षेत्र को ध्यान में रखते ही मदन मोहन जी के नाम के साथ क्या लगाया गया, सरनेम मालवीय। तो मालवा से संबंध होने के कारण इन्हें मालवी नाम दिया गया था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इनके नाम के साथ हम मालवीय क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनका जो परिवार था कहाँ से संबंधित था, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित था। इन्होंने 1879 1879 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की और उसके बाद 1881 1881 में इनका विवाह किससे हुआ, कुंदन देवी से इनका विवाह हुआ। और 1884 में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद आफ्टर दिस ही स्टार्टेड टीचिंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल। किसके बाद वो एक सरकारी विद्यालय में शिक्षण का कार्य करने लगे। लेकिन आगे चलकर 1887 में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़ दिया और हिंदुस्तान जो पत्र है, जो न्यूज़पेपर है, उसमें संपादन कार्य संभाला। ठीक है, वहां पर एडिटिंग वर्क इन्होंने संभाला। और आफ्टर 2 ईयर 1889 में उन्होंने इस संपादन कार्य को छोड़ दिया और क्या करने लगे, और वकालत करने लगे। और 1891 में इन्होंने अपनी वकालत की शिक्षा पास की और वकालत का कार्य शुरू किया। और जल्द ही इनको मालवीय जी को उस समय के श्रेष्ठ वकीलों में गिना जाने लगा। लेकिन समाज और देश की सेवा हेतु, ठीक है, समाज और देश की सेवा हेतु इन्होंने क्या किया, 1913 में वकालत छोड़ दी और अपने आप को पूरी तरीके से देश सेवा में समर्पित कर दिया। और ये 3 या 4 बार भारतीय कांग्रेस के, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आफ्टर लिविंग एडवोकेसी मालवीय इज एमर्ज एज अ पब्लिक लीडर। की वकालत छोड़ने के बाद मालवीय जी एक जन नेता के रूप में उभर के सामने आए और जैसा मैंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और इन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जोरदार अपील की कि अगर हमें अंग्रेजों को भगाना है, हमें अगर अपने देश में शांति स्थापित करनी है तो ये जरूरी है कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहें। शिक्षा के क्षेत्र में मालवीय जी का योगदान अतुलनीय है। क्यों अतुलनीय है, इसका कारण क्या है कि आज हम जिसको बीएचयू कहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो उसकी स्थापना 1916 में 1916 में मालवीय जी ने ही की थी। वे जीवन पर्यंत हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए कार्य करते रहे और 12 नवंबर 1946 1946 में इनका स्वर्गवास हुआ। तो ये तो था इनका परिचय। अब हम अगर इनकी एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें तो देखिए, मालवीय जी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानते थे कि जो जीवन के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए उनका मानना था कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और वास्तविक शिक्षा से तात्पर्य व्यक्ति के सभी पक्षों का समुचित विकास से है, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट से है।
उनके विचार से शिक्षा सभी उन्नति का मूल है, कि शिक्षा क्या है, सभी उन्नति का मूल है, विकास का मुख्य साधन है, ऐसा उनका मानना था। और इसलिए उन्होंने शिक्षा संस्थानों के माध्यम से मानवता का विकास करने का प्रयत्न किया, और इसी के फलस्वरूप उन्होंने 1916 में 1916 में बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। मनुष्य में एकता, शांति, सद्भावना फैलाने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। क्या उनका मानना था कि एजुकेशन इज अ पावरफुल मीडियम टू स्प्रेड यूनिटी, पीस एंड गुडविल अमंग ह्यूमंस। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के भीतर से जो घृणा है, नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सारी जो बुराइयां हैं उसको मिटाया जा सकता है। और वे मानते थे कि मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान किसके द्वारा हो सकता है, एक अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। और वे शिक्षा का संबंध केवल देश की संस्कृति से नहीं जोड़ना चाहते थे, बल्कि वे एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो मनुष्य में चारित्रिक, देशभक्ति और समाज सेवा की भावना का विकास के लिए। इसलिए तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का मतलब क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। एक अच्छी शिक्षा, एक रियल एजुकेशन वही है जो एक बालक का, एक व्यक्ति का पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट करे। तो वे एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो समाज में व्याप्त पराधीनता, उस समय की जो गुलामी है, शोषण है, गरीबी है, अंधविश्वास है, आदि जो बुराइयां हैं उसको दूर कर सके। तो यही एक रियल एजुकेशन है, यही एक वास्तविक शिक्षा है। और इसके अलावा वे शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन जो सुखी तथा समृद्ध बनाना चाहते थे। शिक्षा से ही व्यक्तियों की समझ शक्तियों का विकास किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। और शिक्षा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होता है। तो मतलब अगर ओवरऑल इनकी एजुकेशन फिलोसफी देखें तो मतलब आप कह सकते हैं कि इनका मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य अपना, अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकता है। शिक्षा ही मनुष्य की उन्नति का मूल आधार है। और शिक्षा के बिना, एक अच्छी शिक्षा के बिना हम गुलामी से नहीं मुक्ति पा सकते, ना गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं, ना जो हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं हम उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो इन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और अगर हम उनकी एजुकेशनल फिलोसफी के एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य की बात करें तो शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र का विकास होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास होना चाहिए। मेकिंग द रियल मैन, सच्चे मनुष्य का निर्माण किया जाना चाहिए। वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फीलिंग, राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। और रिलीजियस डेवलपमेंट, तो देखिए जब हम रिलीजियस डेवलपमेंट, धार्मिक विकास की बात करते हैं तो धार्मिक विकास उनका मानना था, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं ना, तो देखिए वहाँ पर मतलब अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म का मतलब कर्म से था। तो धर्म क्या था? धर्म आप कह सकते हो कि थ्योरेटिकल था, और उसका प्रैक्टिकल रूप जो था कर्म था। तो यहाँ पे रिलीजियस डेवलपमेंट मतलब धर्म के माध्यम से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, एक बालक में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, सभी के लिए उसमें प्रेम भाव जागाना, ईश्वर की स्तुति। तो इसका अगर धार्मिक शिक्षा की बात करें तो उनका मतलब इससे था। और इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो ये एम्स ऑफ एजुकेशन थे। और अगर हम करिकुलम की बात करें, पाठचर्या की बात करें, तो देखिए जैसे बाकी जो भारतीय फिलोसफर थे उनकी तरह वो भी उस टाइम की जो तत्कालीन भारतीय शिक्षा थी उससे बहुत ज़्यादा निराश थे, क्योंकि वो शिक्षा किसकी थी? अंग्रेजों की बनाई हुई थी। और उन्होंने अपने हितों को ध्यान में रखकर वो शिक्षा बनाई थी। तो इसलिए तत्कालीन शिक्षा की पाठचर्या दोषपूर्ण और अनुपयुक्त है, उनका ऐसा मानना था। और विद्यालय पाठचर्या अमनोवैज्ञानिक, अरुचिकर और अव्यवहारिक है। क्यों है? क्योंकि उसमें रटने पे जोर दिया जाता है, उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बल नहीं दिया जाता, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी है उस पर बल नहीं दिया जाता। तत्कालीन शिक्षा केवल किताबी ज्ञान और रटने पर ही बल देती थी। इसलिए उस टाइम की जो शिक्षा से जितने भी भारतीय जो फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, सभी उस टाइम की शिक्षा से काफी निराश थे। और यह पाठचर्या विद्यार्थियों को जीवन के लिए नहीं तैयार करती, ये पाठचर्या विद्यार्थियों को मानसिक रूप से गुलाम बनाती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता। और इसमें विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। इसका तो मेन तात्पर्य क्या है कि भारतीयों को क्लर्क बनाना। इसका मेन तात्पर्य विद्यार्थियों का मानसिक रूप से ऐसा बना देना है कि सिर्फ वो अंग्रेजों की गुलामी करते रहें, आग बन करके उनकी बातों को मानते रहें। तो ये शिक्षा उन्हें क्लर्की के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए अयोग्य
बनाती है। अगर वैदिक टाइम में बात करें तो वैदिक जो एजुकेशन थी वो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती थी, बच्चों के जो स्किल जो है उसको डेवलप करती थी। लेकिन अगर हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करें तो ये सिर्फ एक क्लरिकल जो स्किल है इसी को डेवलप करती है और अन्य काम के लिए बच्चों को अयोग्य बनाती है, ऐसा मालवीय जी का मानना था। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया कि करिकुलम किस तरह से होना चाहिए। तो करिकुलम जो बनाया जाए वो उसके कुछ प्रिंसिपल उन्होंने बताए, कुछ सिद्धांत उन्होंने बताए कि जब करिकुलम बनाया जाए तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय सांस्कृतिक विकास को ध्यान में रखा जाए, यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों को ध्यान में रखकर ही करिकुलम बनाया जाए। बौद्धिक विकास का सिद्धांत, बच्चों के बौद्धिक विकास, ऐसा करिकुलम होना चाहिए उसमें इस तरह के सब्जेक्ट डाले जाएं, इस तरह की एक्टिविटीज डाली जाए जहाँ पे बच्चों का बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो सके, उनका शारीरिक विकास हो सके, बच्चों का धार्मिक विकास हो सके, और इसके अलावा बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी की जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए। और साथ ही चारित्रिक विकास का सिद्धांत, व्यक्तिगत रुचि का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर करिकुलम का निर्माण किया जाना चाहिए। और अगर करिकुलम की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं तो देखिए, जब करिकुलम बनाया जाए, ठीक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट हों तो उसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न टाइप्स की, जो प्राचीन जो हमारी वैदिक साहित्य है, ठीक है, प्राचीन जो ज्ञान है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और आधुनिक जो हम ज्ञान विज्ञान की जो तरक्की की बात करते हैं तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करिकुलम डेवलप किया जाए। लैंग्वेज एंड लिटरेचर को पूरा स्थान दिया जाना चाहिए, वैदिक एजुकेशन पर भी पूरा जोर देना चाहिए, रिलीजियस एंड कल्चर, धर्म और संस्कृति को भी स्थान देना चाहिए। और इसके अलावा मॉडर्न मेडिकल साइंस एंड आयुर्वेदा की, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और आयुर्वेद दोनों को स्थान देना चाहिए। और भारत एक कृषि प्रधान देश है तो इसलिए एग्रीकल्चर को भी इसमें पूरा स्पेस दिया जाना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन चीज़ों को, इन सभी विषयों को करिकुलम में स्थान देना चाहिए। तभी तो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकेगा, तभी तो बच्चा अपनी पुरानी संस्कृति को भी जान सकेगा और जो नई जो संस्कृति है, नई जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, तकनीकी है, इनको भी बच्चा जान सकेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाना चाहिए। और अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करें तो देखिए, कौन कौन से मेथड्स बताए। श्रवण मतलब सुनना, मनन उसको मन में बिठा लेना, जैसे समझना, हम कह सकते हैं कि श्रवण, टीचर बोलता है बच्चा उसको ध्यान से सुनता है, तो यहाँ पे श्रवण का मतलब है ध्यान से सुनना, और मनन का मतलब है उसको समझने की कोशिश करना। और निधिध्यासन मेथड, निधिध्यासन का मतलब क्या है कि जो भी बच्चे ने सुना, जिसको बिल्कुल समझा, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, निधिध्यासन। और डायरेक्ट मेथड मतलब बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाए, जैसे फील्ड ट्रिप्स होती है, विजिट्स होते हैं, अनुमान मेथड। जैसे हम अनुमान की बात करें तो देखिए, साइंस, रिसर्च, मैथ, उसका पूरा बेसिक क्या है, अनुमान मेथड है। तो अनुमान मेथड मतलब जैसे मैथ का कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि मान लो उसकी जगह एक्स है, उसकी जगह वाई है, तो अनुमान के आधार पर ही आप एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो चाहे हम रिसर्च की बात करें, मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, वहाँ का मूल यही है। तो इसके थ्रू भी बच्चों को पढ़ाया जाए। वाचन, अगर वाचन की बात करें, वाचन मतलब रीडिंग, तो वाचन के थ्रू ही बच्चा अपने जो वैदिक ज्ञान है, जो लिटरेचर है, उसको पढ़ सकता है, उसमें जो ज्ञान का भंडार है उसको जान सकता है। तो इस मेथड से भी बच्चों को पढ़ाया जाए। इसके अलावा थिंकिंग मेथड, चिंतन विधि, उपदेश एंड स्पीच मेथड, उपदेश एवं भाषण अभ्यास, प्रैक्टिस करके सिखाया जाए। एक्सपेरिमेंटल, बच्चा प्रयोग करके सीखे। टेक्स्ट बुक से भी बच्चों को पढ़ाया जाए। सेमिनार, जैसे कॉलेजेस में टाइम टाइम पे सेमिनार होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं और पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में आपको बताते हैं, तो सेमिनार। और इसके अलावा रिसर्च एंड सेल्फ स्टडी मेथड, शोध स्वाध्याय विधि। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, इसमें प्राचीन भी हैं, आधुनिक भी हैं, इनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए। इसके अलावा अगर हम टीचर्स की बात करें तो देखिए, इन्होंने टीचर्स के बारे में क्या कहा कि शिक्षक का चरित्र उच्च कोटि का होना चाहिए। क्योंकि टीचर का अगर चरित्र है, करेक्टर है, उच्च कोटि का होगा, तभी वो बच्चों पर प्रभाव डाल सकेगा। तो शिक्षक को शिक्षण से पूर्व पूर्ण रूप में दक्षण होना चाहिए, कि दक्ष होना चाहिए मतलब उसको अपनी जो सब्जेक्ट है, अपना जो विषय है, उसकी पूरी नॉलेज होना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। और शिक्षक को शिक्षार्थियों के कल्याण हेतु समर्पित होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार और आचरण निष्पक्ष होना चाहिए, किसी तरह की बायसनेस नहीं होना चाहिए, ऐसा मालवीय जी कहते हैं।
और द हार्ट एंड माइंड ऑफ द टीचर शुड बी प्योर, कि शिक्षक का हृदय और मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, और शिक्षक के दिल में अपने विद्यार्थियों के लिए प्रेम और सहानुभूति होनी चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थियों की योग्यताओं और क्षमताओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और शिक्षक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। ऐसा किनका मानना था? ऐसा मालवीय जी का मानना था। और अगर स्टूडेंट की बात करें तो देखिए, स्टूडेंट के बारे में उन्होंने क्या कहा, विद्यार्थी के बारे में उन्होंने क्या कहा, कि उसमें विद्या ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और उसमें आत्मसमयी और निष्कामी होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए, उसमें सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और ही शुड फॉलो द ब्रह्मचर्य व्रत, की उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही लगाना चाहिए, पूरा ध्यान उसको सीखने पर लगाना चाहिए। और ही शुड बी टॉलरेंट एंड पेशेंट, की उसमें उसे सहनशील होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए, तभी वो शिक्षा को सही प्रकार से ग्रहण कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, कि उसे अनुशासन प्रिय होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, और ही शी शुड बी वेल विशर ऑफ द टीचर, कि उसके उसका टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा संबंध होना चाहिए, और उससे अपने माता पिता, गुरु और प्राणी मात्र जो हैं, जो आम जन है, लोग हैं, सभी की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए। और डिसिप्लिन की बात करें तो देखिए, डिसिप्लिन में एम्फेसिस ऑन इफेक्टिव डिसिप्लिन, प्रभावात्मक अनुशासन, मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो इस तरह का जो टीचर्स की पर्सनैलिटी होनी चाहिए वहाँ पर, मतलब कि बच्चा वहाँ के जो अनुशासन है उसको देखकर, मतलब यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि टीचर को बच्चों को डांट डपट के अनुशासन में नहीं रहना, बल्कि टीचर खुद ही अनुशासित रहेगा, तो बच्चे उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा, तो बच्चा भी अनुशासन में रहना सीखेगा। तो इस तरह का प्रभावात्मक अनुशासन होना चाहिए। आप देखिए, कभी किसी स्कूल में जाओ, किसी कॉलेज में जाओ, जब आपका एडमिशन होता है, तो अगर वहाँ का आप देखेंगे डिसिप्लिन बिल्कुल लचर होता है, तो धीरे धीरे आप भी ऐसे आगे चल के डिसिप्लिन हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर वेल डिसिप्लिन होता है तो उसका प्रभाव आप पे भी पड़ता है, तो आप भी धीरे धीरे वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन सीख के आप भी बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप आर्मी में जाइए, तो वहाँ पर बिल्कुल आपको डिसिप्लिन, एक प्रभावात्मक अनुशासन मिलेगा, तो आप भी बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो इस तरह की प्रभावात्मक अनुशासन उन्होंने जोड़ दिया। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल, और किसी भी तरह के वो जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है, फिजिकल पनिशमेंट है, उसका उन्होंने विरोध किया, और टू गिव इम्पोर्टेंस टू सेल्फ डिसिप्लिन, की आत्म अनुशासन को उन्होंने महत्व दिया। स्कूल की बात करें तो किस तरह का स्कूल होना चाहिए, विद्यालय जो होना चाहिए प्राकृतिक वातावरण में होने चाहिए। इसलिए जब उन्होंने बीएचयू बनाया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, तो उसको भी प्राकृतिक वातावरण के बीच में बनाया। ठीक है, इसके अलावा क्या उनका मानना था, कि विद्यालय का वातावरण शांत एवं पवित्र होना चाहिए, तभी तो बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तभी तो बच्चा बिना किसी परेशानी के शिक्षा को सही तरीके से ग्रहण कर पाएगा। और विद्यालय का वातावरण धर्म प्रधान होना चाहिए, जैसे हम स्कूल्स में देखते हैं, मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग होती है वो असेंबली से होता है, वो प्रेयर से होता है, ईश्वर की स्तुति से होता है। तो धर्म प्रधान होना चाहिए, तभी तो बच्चों में नैतिक विकास, बच्चों का चारित्रिक विकास हो सकेगा। क्योंकि जब हम रिलीजियस एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर इनका मतलब रिलीजियस एजुकेशन का, कि इस तरह की एजुकेशन होना चाहिए जो बच्चों में ईमानदारी सिखाए, जो बच्चों में ऑनेस्टी को सिखाए, जो बच्चों में ट्रूथ को सिखाए, कि सही बोलना, सही काम करना, सही रास्ते पे चलना, बुराइयों से दूर करना। तो इस तरह की धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। और विद्यालय में शिक्षार्थियों का शारीरिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। तो इस तरह की बात इन्होंने स्कूल के बारे में कही। और अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, व्यूज रिगार्डिंग लैंग्वेज, कि उनके भाषा संबंधी विचार क्या थे, तो देखिए, वो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के समर्थक थे, और किसी उनका मानना था कि किसी देश के उत्थान के लिए वहाँ की भाषा का विकास बहुत जरूरी है, वहाँ की भाषा को महत्व देना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी भाषा को महत्व नहीं देंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, कि शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही प्रदान की जानी चाहिए, और उन्होंने मतलब उनका ये मानना था कि जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी भाषा के माध्यम से ही भारत की उन्नति हो सकती है, वो ऐसा मानते थे। और संस्कृति, जो संस्कृत भाषा है उसके
कम होते महत्व से वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, वो सारे जो है संस्कृत भाषा में हैं, और संस्कृत भाषा जो है ज्ञान का भंडार है। लेकिन वर्तमान समय में उसकी जो घटती जो महत्वता है, इसलिए उससे वो बहुत दुखी थे और उसको वापस पाना चाहते थे, लाना चाहते थे। और लेकिन उनका ये भी मानना था कि जो विदेशी भाषाएं हैं उनका अध्ययन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, विदेशी भाषाओं का अध्ययन करेंगे तभी तो पूरे दुनिया भर की जो ज्ञान है उससे हम परिचित हो सकते हैं, उसके बारे में हमें पता चल सकता है, और इसी तरह से हमारा जो ज्ञान है उसका भंडार है और ज़्यादा बढ़ सकता है। और वुमेन एजुकेशन की अगर बात करें, स्त्री शिक्षा के बारे में उनका क्या विचार था, तो देखिए, उनका मानना था कि पुरुषों की शिक्षा से स्त्रियों की शिक्षा का महत्व और अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि वो कहते थे कि एक लड़के की शिक्षा से मात्र घर का एक सदस्य शिक्षित होता है, लेकिन जब एक लड़की को पढ़ाया जाता है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इसलिए देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए लड़कियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। और रिलीजियस एजुकेशन की बात करें तो देखिए, उनका क्या मानना था, धर्म और शिक्षा का अटूट संबंध मानते थे। वे शिक्षा को धर्म के द्वारा विकसित करना चाहते थे, क्योंकि धर्म के माध्यम से ही बच्चों में एक अच्छा आचरण विकसित किया जा सकता है, उसमें मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। उसको प्रेम, उसको सहानुभूति, उसको ईमानदारी, ये सारी चीजें धर्म के माध्यम से ही सिखाया जाता है। तो चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास का जो साधन है वो धार्मिक शिक्षा ही है। किसी राष्ट्र की उन्नति उसकी धार्मिक शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम धार्मिक शिक्षा की बात करें ना, तो यहाँ पर आप इसको पूजा पाठ से बिल्कुल मत जोड़िएगा, क्योंकि जब हम वैदिक टाइम की बात करते हैं ना, तो क्योंकि मालवीय जी जो वेद से उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो वेदों के टाइम में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वेदों के टाइम में धर्म का मतलब कर्म से था। ठीक है, कर्म क्या था? एक शिक्षक का कर्म क्या होना चाहिए, एक धर्म क्या होना चाहिए, कि बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना। एक व्यापारी का क्या धर्म होना चाहिए, कि अपने व्यापार को ईमानदारी के साथ करना। तो यहाँ पर जब हम धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पर है कि धार्मिक शिक्षा का मतलब एक ऐसी शिक्षा जो बच्चों को सही राह दिखाए, बच्चों में एक अच्छी जो एक क्वालिटी है, बच्चों में जो नैतिकता है, बच्चों में जो ईमानदारी है, उसका विकास करे, बच्चों में दूसरों के लिए प्रेम की भावना का विकास करे। तो इसका मतलब उनका ये था। ठीक है, तो चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक विकास का साधन धार्मिक शिक्षा ही है। किसी राष्ट्र की उन्नति उसकी धार्मिक शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। धार्मिक शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य के बीच प्रेम की भावना का विकास करे। वेद, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथों का उन्हें व्यापक ज्ञान था, क्योंकि उनको पता था कि दुनिया का समस्त ज्ञान भंडार इसी में ही है। तो इसलिए उन्होंने वैदिक सभ्यता और संस्कृति में अपार श्रद्धा अपनी व्यक्त की, और उन्होंने बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की सुदृढ़ व्यवस्था भी उन्होंने की। और सोशल एजुकेशन की बात करें, सामाजिक शिक्षा की बात करें, तो देखिए, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे, और वे शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। और वो समाज में सभी के लिए शिक्षा की उन्होंने वकालत की, और स्पेशली जो पिछड़े वर्ग थे, ठीक है, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए वो प्रयत्नशील रहे। इसीलिए पिछड़े वर्गों के विकास के लिए उन्होंने 1921 में, 1921 में अंत्योदय द्वार सभा का गठन किया। और बीएचयू में भी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की उन्होंने। और साथ ही उन्होंने स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, वस्त्र दिए जाते थे। और इसके अलावा उन्हें यह कार्य शिक्षा के द्वारा सभी को समाज में समान स्थान दिलाने के लिए किया, ताकि शिक्षा के माध्यम से समाज में जो भेदभाव है वो मिट सके और सभी को समान स्थान प्राप्त हो सके। और लास्ट में अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन की बात करें, योगदान की बात करें, तो देश और समाज की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रखना चाहिए, और इसके अलावा शिक्षा में आध्यात्मिकता के साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी को स्थान दिया जाए। शिक्षा में चारित्रिक विकास पर सर्वाधिक इन्होंने महत्व दिया। इसके अलावा कृषि और आयुर्वेद चिकित्सा को महत्व दिया, आत्मशासन और आत्मनियंत्रण की शिक्षा पर जोर दिया, और एम्फेसिस ऑन रिलीजियस एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन एंड सोशल एजुकेशन, और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। तो ये इनकी शिक्षा में योगदान है। तो मालवीय जी के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।